इज़ अ डायनामिक पर्सनैलिटी आई बिलीव। मुझे तो वो बॉर्डर पिक्चर के सनी देओल जैसे लगते हैं। वन वर्ड एथनीज डीएक्स की क्वालिटी के इवोल्यूशन के लिए अगर मैं आपसे एक वर्ड जानना चाहूँ के अकॉर्डिंग आज के डायग्नोस्टिक मार्केट का सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या है? Hello and welcome to Athletes DX Business Partners Talks, a podcast series with the vision growing together, winning together. I am Ankita Tiwari from Athletes DX and I'm excited to be your host today on this podcast. At Athletes DX, हम ये strongly believe करते हैं कि हमारे business partners सिर्फ collaborators नहीं हैं. They are actually the heart of everything we do. उनकी जर्नी, उनके चैलेंजेस और उनकी सक्सेस सब कुछ हमारी ओन ग्रोथ स्टोरी के साथ डीपली कनेक्टेड है। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं रियल कॉन्वर्सेशंस, ऑथेंटिक एक्सपीरियंस और इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे उन पार्टनरशिप्स के जिन्होंने एथनीज डीएक्स को आज यहाँ तक पहुँचाया है। एथनीज का एम बहुत ही क्लियर है, एक ऐसे फ्यूचर को बिल्ड करना जो ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी और साथ मिलकर ग्रो करने की एम्बिशन पर बेस्ड हो। हमारा आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है बिकॉज टुडे वी आर वेलकमिंग मिस्टर जतिन फ्रॉम डायग्नोस्टिक ट्रेडर्स, अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ पार्टनर ऑफ एथनीज डीएक्स। डायग्नोस्टिक ट्रेडर्स के साथ हमारा एसोसिएशन कभी भी सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहा, इट्स ऑलवेज बीन पर्सनल। व्हेन एथनीज वाज इन इनिशियल फेज, जब हम मार्केट में अपनी प्रेजेंस स्टेबल कर रहे थे, दैट टाइम डायग्नोस्टिक ट्रेडर्स बिलीव इन अस बिफोर मेनी अदर्स डिड। वो हमारे साथ खड़े रहे एज वन ऑफ आवर फर्स्ट एंड मोस्ट कमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर इन एवरी हाई एंड टफ फेज, एवरी माइलस्टोन, एवरी सेटबैक एंड एवरी ब्रेक थ्रू। उनका सपोर्ट कभी भी कम नहीं हुआ, वो हमारे साथ खड़े रहे। दे बिलीव इन आवर विजन, आवर प्रोडक्ट्स and most important, they believe in our people, the Athletes DX team. Today we are going to welcome Mr. Jatin. Hi. Hello, Mr. Jatin. Thank you. Welcome to the podcast. Thank you so much. Mr. Jatin, please introduce yourself to our audience and tell us about yourself and if you are comfortable about your educational journey. Thank you, Ankita, for having me on this podcast. I'm delighted to be here. Thank you. About my organization, Diagnostic Traders, we are a distribution organization who deals in IVD products with Pan India network. About myself, I'll tell you, I am a pharmacist by profession. Okay. Later, I did my MBA in entrepreneurship management in year 2011. Afterwards, I joined my family business, which was into pharmaceuticals. Okay. But somewhere I felt कि IVD industry एक different impact level create कर सकता है. Because here we are not just selling products, we are contributing to clinical decisions. Correct. So officially, I entered into this IVD industry in 2015 through a joint venture that was in contribution with my mentor, Mr. Narendra Dudeja. He was not just my uncle, my strength, my guide, rather I'll say backbone of my business. Unfortunately, we lost him in 2023. That was a major loss for us, personally and professionally. बट उन्होंने जो हमें डिसिप्लिन और वैल्यू सिखाई वो हमारे बिजनेस की फाउंडेशन है और वो आज भी हमारे बिजनेस में मिलती है. Yes, we all know about Dudera Ji. His contribution to IVD is really great, sir. Thank you for mentioning him, sir. Behind every successful business, एक strong beginning होती है. So मैं आपसे डायग्नोस्टिक ट्रेडर्स के सफ़र को जानना चाहूँगी, कैसे शुरू हुआ और अभी तक का सफ़र आपका कैसा रहा है और ये आइडिया कैसे आया? जैसे आपने बोला ये एक जॉइंट वेंचर था, तो मैं जानना चाहूँगी, आपको डेफिनेटली इसकी हिस्ट्री पता होगी कि कैसे ये आइडिया और क्या विजन था डायग्नोस्टिक ट्रेडर को मार्केट में इतने लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल करने का? डायग्नोस्टिक ट्रेडर्स की जब शुरुआत हुई थी तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हुई थी. हम लोग B2B बिजनेस डे वन से फोकस करते थे और कुछ बेसिक प्रोडक्ट रेंज से हमने स्टार्ट किया था, जैसे रैपिड टेस्ट कार्ड्स, बायोकेमिस्ट्री किट्स, सर्टेन डिस्पोजेबल्स. ओके. और इसके बाद फिर हमने टाइम के साथ साथ अपने पैरामीटर्स को और ऐड ऑन किया, पोर्टफोलियो में और प्रोडक्ट्स ऐड करे और हम आज यहाँ पर हैं. ओह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. सो अगर मैं आपसे ये अंडरस्टैंड करना चाहूँ कि इनिशियल डेज में जब आप लोगों ने ये बिजनेस शुरू किया होगा,
व्हाट वाज द रियल हर्डल्स, व्हाट वाज द रियल चैलेंजेस? मार्केट एक्सेप्टेंस था, या फिर अपने आप को कंपटीशन के बीच में प्लेस करना, या फिर ऑपरेशन को मैनेज करना? क्या पोर्शन आपके लिए ज़्यादा टफ रहा? एज अ स्टार्टअप हम लोगों ने भी वही सब चैलेंज फेस करे जो आई बिलीव कोई भी स्टार्टअप फेस करता है, जिसमें मेजर इन्वॉल्वमेंट होता है कैश फ्लो का। ओके। तो इनिशियल डेज में कभी हमें लगता था कि हमारे पास एक्सेसिव इन्वेंट्री है और किसी महीने लगता था कि स्टॉक कम पड़ जाएगा। एक और मेजर चैलेंज होता था क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज़ का। ओके। उसके बाद एक और चैलेंज आता था जहाँ पे हमें कैश फ्लो को मेंटेन करने में दिक्कत होती थी। ओके। हम टाइम के साथ सीखते गए और इन चीज़ों को हमने इम्प्रूव किया। हमने खुद को और सस्टेनेबल बनाया। हमने कुछ प्रोसेस ड्रिवन चीज़ें इम्प्लीमेंट करी। उससे हम अपने इन चैलेंजेस को लीड कर पाए। दैट्स ग्रेट टू नो सर। अगर मैं आपसे ये अंडरस्टैंड करना चाहूँ कि इतने लॉन्ग टर्म बिजनेस में क्या कोई ऐसा मेजर टर्निंग पॉइंट था, कोई ऐसा डिसीजन, या कोई ऐसा मैं कह सकती हूँ कोई एडिशन ऑफ प्रोडक्ट जिसने आपके बिजनेस को एक सडन मोमेंटम दिया हो टुवर्ड्स ग्रोथ? यस, हम लोग ना एक अनऑर्गेनाइज मार्केट को कैटर करते थे। अब उस अनऑर्गेनाइज मार्केट में डिमांड तो बहुत थी, लेकिन दो चीज़ों की कमी थी, कंसिस्टेंसी और सिस्टम। वहाँ पर हम वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस करते थे। हमें वॉल्यूम अच्छा मिल जाता था, लेकिन ये अश्योरिटी नहीं थी कि वो बिजनेस हमारे पास दोबारा आएगा कि नहीं। हाँ, करेक्ट। टर्न पॉइंट हमारे लिए तब आया जब मार्केट में डीमोनेटाइजेशन आया। कई लोगों ने इसे पॉजिटिव नोट में लिया, कईयों ने इसे नेगेटिव नोट में लिया। बट मैं मानता हूँ कि डीमोनेटाइजेशन ने हमें डिसिप्लिन सिखाया। डिसिप्लिन इन रिगार्ड ऑफ कैश मैनेजमेंट, इन रिगार्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन योर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। ओके। डीमोनेटाइजेशन एक टफ फेस था। जिस बिजनेस ने मुझे लगता है कि उस टाइम पे सर्वाइव कर लिया, वो लॉन्ग टर्म के लिए चल पाया। और एक और मेजर चेंज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, वो था जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। ओके। जीएसटी से पहले कुछ बिजनेसमैन को ये लगता था कि ये टैक्स जो है वो एक ट्रांजिशन बैरियर है इंटर स्टेट्स में। तो जीएसटी आने के बाद वो बैरियर वेव ऑफ हो गया और हमें उस चीज़ का एडवांटेज मिला। सिमिलरली उस एडवांटेज को लेते हुए हमने अपने सिस्टम को कुछ ट्रांजिशंस लाए, हम कुछ नॉन ट्रांजिशंस लेकर आए, जिसके अंदर हमने अपनी इन्वेंट्री कंट्रोल को मैनेज किया, हमने अपने कैश फ्लो को मेंटेन किया, हमने अपने सॉफ्टवेयर चेंज करे और इसी तरीके से हमें सक्सेस मिलनी शुरू हुई। ओके, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दो इंडिया के ऐसे चेंजेस जो बहुत लोगों ने उसे कंसिडर किया कि वो इट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, बट आपके लिए वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट ट्रू। लेकर आया। मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं आपसे अंडरस्टैंड करना चाहूँ आज के आईवीडी मार्केट में एंड 10 ईयर बैक्स के आईवीडी मार्केट में, आपको एक क्या मेजर चेंज क्या फील होता है, क्या डिफरेंसेस हैं? जब हमने स्टार्ट किया था तो आईवीडी का मार्केट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेस कम्पिटिटिव था, कम ब्रांड्स अवेलेबल थे मार्केट के अंदर। बट आज का मार्केट काफ़ी मैच्योर है। आज का मार्केट जो डिमांड करता है वो कम्पिटिटिव प्राइसिंग विद प्रोडक्ट नॉलेज और कंपनी सपोर्ट, ये सब चीज़ें आज की डेट में इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज का मार्केट आप कहना चाहते हैं कि पहले के कंपैरिजन में मोर इवॉल्व हो चुका है। एग्जैक्टली। दैट्स रियली गुड। अगर मैं आपके एक जर्नी को अभी तक के डायग्नोस्टिक की जर्नी को अंडरस्टैंड करना चाहूँ, आप अगर उसे कुछ लाइन में डिफाइन करना चाहें तो हाउ वुड यू डिफाइन इट? हमारा डायग्नोस्टिक ट्रेडर्स का जर्नी हमेशा से ही एथिक्स और प्रिंसिपल्स के बेसिस पे रहा है और मैं मानूंगा कि ये लर्निंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग। हम अभी भी सीख रहे हैं, वी आर स्टिल लर्निंग। ओह, दैट्स गुड टू नो। जतिन जी, जैसा कि आपका मार्केट एक्सपोजर काफ़ी वाइड है, आप इंडिया का एक बिग आइकन से आप इवन पैन इंडिया ही कवर करते हैं। सो आपसे हम एक प्रैक्टिकल बिजनेस अप्रोच को समझना चाहेंगे। आईवीडी का मार्केट इनिशियली इट वाज मोर इनटू सीजनल प्रोडक्ट, तो मैं आपसे अंडरस्टैंड करना चाहूँगी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? इनिशियल डेज में सीजनल प्रोडक्ट्स का जो सेल्स ग्राफ है बहुत हाई होता था। ओके। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि ये ग्राफ डिक्लाइन हो रहा है। प्रोडक्ट्स लाइक डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, इन सब चीज़ों की सेल्स कम हो रही थी टाइम के साथ। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने अपने बिजनेस में कुछ प्लान ट्रांजिशंस लेकर आए, ओके। जिसके अंदर हमने अपने पोर्टफोलियोज़ को चेंज किया, अपने क्लाइंटेज को चेंज किया। हमने ईयर राउंड सेलिंग प्रोडक्ट्स को अपने पैनल में ऐड किया। ओके, दैट्स ग्रेट। इस ट्रांजिशन का हमें बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला। इससे हमारा बिजनेस और ज़्यादा स्टेबल हुआ और सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल भी हुआ। हाँ, दैट्स गुड टू नो। बिजनेस का रूल ही यही है, इट शुड एंड विद प्रॉफिट। सो अगर मैं आपसे आपकी वैसे तो स्ट्रैटेजीज पूछना चाहूंगी कि क्या एक ऐसी स्ट्रैटेजी रही होगी जिसने आपके बिजनेस को एक सीजनल बिजनेस मॉडल से एक स्टेबल बिजनेस मॉडल की तरफ शिफ्ट किया? देखिए, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। अगर मैं आज अपनी स्ट्रैटेजीज डिक्लेयर कर दूंगा तो शायद लोग उसको फॉलो करके सब कम्पीट करने लगेंगे।
That's a good thing only, but Jokes still. apart, there is no strategy. We just follow discipline and principles. Okay. जो भी हम business करते हैं, ethically करते हैं. I believe this is the only strategy that we have. डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप डिसिप्लिन के साथ ही किसी भी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं. एंड आई टोटली अग्री विद दिस. नॉट एग्जैक्ट नंबर वाइज, बट इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड परसेंटेज वाइज, इफ यू कैन जस्ट ब्रीफ अस कि आपके बिजनेस का जो ग्रोथ रहा होगा ईयर टू ईयर अप्रॉक्स, लाइक हाउ वाज द ग्रोथ स्ट्रक्चर इन दैट? I'll not go into the exact data. That's like what that I in said, detail, but yeah. but I'll tell you from the year we started and where we are today, we are 10x. Okay, that's really good to know. जैसे हमने बताया initial days में we were more into seasonal, now we are more focused on year-round business. So इस transition के दौरान is there any points आपको लगा कि this is a mistake which we did जिसने हमें loss किया हो, or there was anything which made you feel like no, this is the correct thing which we do? So what was the real transition you felt? Mistakes तो हम आज भी करते हैं. I read it somewhere. Make mistakes, but every time it should be a new one. तो हम जो गलती करते हैं, we make sure we not repeat it. क्योंकि जो एक बार होती है वो गलती होती है, जो बार बार होती है वो बेवकूफ़ी होती है. आज के टाइम में जब आपका बिजनेस ज़्यादा स्टेबल है और सो अभी करंट के जो आपके चैलेंजेस हैं, जैसे क्रेडिट कंट्रोल करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, कंपटीशन को मैनेज करना, आप इन चैलेंजेस को कैसे कंट्रोल करते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लान ट्रांजिशन से हमें एक मेजर आउटकम निकल कर आया. ओके. उसके अंदर सबसे पहले हमने अपनी क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया. उसमें हमने हर कस्टमर के साथ जिनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन थे, वहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ को लगाना शुरू किया. ओके. कुछ इमोशनल डिसीजंस को अवॉइड किया. तो इस तरीके से हम अपने क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाए. ओके. इफ़ यू आस्क अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसके लिए आज की डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं. हमने भी उन्हीं में से कुछ को चुना. अब रिसेंटली तो हम AI को भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपनी इन्वेंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए. ओके. Yes, right now I think everything is moving towards AI. So every places, अगर हम AI को जितना daily life में use करें, that's better only. What is your take about market competition? कंपटीशन आजकल मैं बात करूं तो मार्केट बहुत ज़्यादा क्राउडेड है. रिलेटिवली पहले की मार्केट में एंटर करना इजी था और सर्वाइव करना इजी था. आज की डेट में हम प्राइस वॉर के अगेंस्ट मार्केट में अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते. तो इसलिए हम बाकी के जो फैक्टर्स हैं, जैसे कंसिस्टेंसी इन योर सप्लाई, Okay. टाइमली डिलीवरी ऑफ मटेरियल, पर्सनल रिलेशन विद द कस्टमर, इन चीज़ों पे फोकस करते हैं. इन शॉर्ट में बोलूँ तो आज की डेट में बिजनेस का अगर आप एक राइट बैलेंस बना लेते हैं बिटवीन योर ग्रोथ, योर ट्रस्ट एंड योर कंपटीशन, तो आप इसमें सर्वाइव कर सकते हैं. I totally agree with you, sir. Because आज का market इतना competitive है, so there I think loyalty is the everything if you want to grow the business. आपके perspective से recent year में distributor business partners का जो market है कितना evolve हुआ है, especially in terms of expectations, margin and professionalism? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर का रोल मेजर चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में. पहले डिस्ट्रीब्यूटर का रोल होता था सिर्फ मटेरियल सप्लाई करना और पेमेंट्स कलेक्ट करना. Okay. बट आज की डेट में दिस इज़ नॉट सफिशिएंट. यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स एंड व्हाई ही वांट्स. यू नीड टू चेक द पेन पॉइंट और आपको उसको रिजॉल्व करना पड़ता है. आई बिलीव आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ सप्लाई ऑफ द मटेरियल हैंडल नहीं करता, सिर्फ लॉजिस्टिक हैंडल नहीं करता, रादर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करता है. करंट जो मार्केट सिचुएशन है उस पे आपका क्या ओपिनियन है? क्या डायग्नोस्टिक कंपनीज को आप कोई सजेशन देना चाहेंगे करंट मार्केट सिचुएशन के लिए? यस, डेफिनेटली. किसी भी कंपनी को अगर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस एसोसिएशन रखना है तो उन्हें कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, जैसे कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज़, इन प्राइसिंग एंड इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट. बिकॉज इनमें से अगर किसी भी फैक्टर के अंदर कोई भी चेंज आता है, लाइक अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आ जाएगा. कस्टमर वोंट बी एक्सेप्ट योर प्रोडक्ट्स. सिमिलरली अगर आप किसी भी प्राइसिंग के अंदर बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस कर रहे हैं, तब भी मार्केट अनस्टेबल हो जाता है. Okay. इसके अलावा जो हम सपोर्ट कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं या सजेशन में कंपनी को देना चाहूँगा, वो ये है बैकअप सपोर्ट. सिर्फ सेल्स करना या डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ टारगेट के लेंस से देखना इज़ नॉट सफिशिएंट. कंपनीज को उनको लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनर, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल ग्रोथ बिजनेस पार्टनर बना के साथ चलना चाहिए, तभी म्यूचुअल ग्रोथ पॉसिबल है. I totally agree with you, sir. If we talk about your association with Athens DX, as we have a long-term association,
सबसे पहले तो मैं आपसे ये अंडरस्टैंड करना चाहूँगी कि आपके लिए क्या ऐसे 2 मेजर रीज़न रहे होंगे एथनीज़ डीएक्स को एज़ अ ब्रांड चूज़ करने के लिए? एथनिक्स को चूज़ करने का डिसीजन एक सिंगल फैक्टर पर बेस्ड नहीं था। इनिशियली हमें जो चीज़ अट्रैक्ट करती थी, वो थी प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी और क्लियर इंटेंट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म ब्रांड। मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट रिलायबल और रिपीटेबल रिजल्ट डिलीवर नहीं करता। हुँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली डायग्नोस्टिक्स में। एथनिस के प्रोडक्ट के साथ हमें ये कॉन्फिडेंस मिला कि हम जो लैब्स को रिकमेंड कर रहे हैं, वो क्वालिटी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मीट करता है। साथ ही कंपनी का अप्रोच भी हमेशा पार्टनर ओरिएंटेड ही रहा है। शॉर्ट टर्म सेल्स के बजाय उनका फोकस रिलेशनशिप बिल्डिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल ग्रोथ, इन चीज़ों पर रहा है। तो अगर मैं कहूँ तो इस कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें, जैसे प्रोडक्ट रिलायबिलिटी प्लस ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन प्लस लॉन्ग टर्म विजन, इन सब ने हमें एथेनिस के साथ ग्रो करने में हेल्प की। दैट्स रियली ग्रेट टू नो सर। अगर मैं प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी के रेफरेंस में बात करूँ तो एथनीज़ की प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ने आपको कैसे हेल्प करी है मार्केट में? जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि डायग्नोस्टिक्स बिजनेस में प्रोडक्ट क्वालिटी और कंसिस्टेंसी का बहुत क्रिटिकल रोल है। यहाँ रिपीट ऑर्डर सिर्फ प्राइस से नहीं आते, बल्कि परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी से आते हैं। ओके। जब आपका प्रोडक्ट कंसिस्टेंट होता है, तब हम लैब्स ओनर के साथ बात कर पाते हैं। एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो वो सिर्फ सेल्स का ट्रांजेक्शन नहीं रहता, वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाता है। क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि कंपनीज की रिटर्न मिनिमम होती है। इससे ना सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, बल्कि हमारी टीम की भी एनर्जी और टाइम दोनों बचता है। एथनिस डीएक्स के केस में प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, इसी ने हमारी मार्केट में सबसे स्टेबल पोजीशनिंग दी है। ओके। हमने बार बार प्रोडक्ट को एक्सप्लेन या डिफेंड नहीं करना पड़ा, रिजल्ट्स खुद जवाब देते थे, क्वालिटी खुद बोलती थी। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जब प्रोडक्ट स्ट्रांग होता है, तो सेल्स नेचुरली स्मूथ हो जाती है। सो इन द सेम सीरीज अगर मैं आपसे अंडरस्टैंड करना चाहूँ अबाउट एथनीज सर्विस सपोर्ट। डायग्नोस्टिक बिजनेस में प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विस और सपोर्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। एथनिस के साथ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये रहा है कि उनका सपोर्ट सिर्फ ऑर्डर देने तक ही लिमिटेड नहीं रहता। चाहे वो टेक्निकल क्लैरिफिकेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन हो या मार्केट लेवल गाइडेंस हो, उनकी टीम हमेशा ही एक्सेसिबल और रिस्पॉन्सिव रहती है। अगर कोई इशू आता भी है, तो उसको इग्नोर नहीं किया जाता, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाता है, उसको प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन, ये मुझे लगता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉलिसीज़ हैं, प्राइसिंग है, इनका प्रोडक्ट अपडेट क्लैरिटी मिलती है इन चीज़ों से, जिससे हम भी अपनी प्लानिंग को कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ये जो सपोर्ट है डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट करता है, क्योंकि हमें पता होता है कि कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही है, बल्कि पार्टनर के साथ खड़ी है। ओवरऑल एथनिस का सर्विस अप्रोच हमें मार्केट में ज़्यादा कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबली ग्रो करने में हेल्प करता है। इन द सेम सीरीज इफ आई आस्क एथनीज डीएक्स का जो सेल्स टीम है जो फील्ड सपोर्ट है टीम अप्रोच कैसा है और आपको वो मार्केट में ग्रो करने में किस तरह से हेल्प करता है? एथनिस टीम का अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल ओरिएंटेड है। उनका फोकस सिर्फ टारगेट या नंबर्स पर नहीं होता, बल्कि मार्केट अंडरस्टैंडिंग और एग्जीक्यूशन पर भी होता है। टीम के साथ कम्युनिकेशन ओपन रहती है। अगर कोई मार्केट इशू हो, प्राइस कंसर्न हो या कस्टमर लेवल फीडबैक हो, तो उस पर डिस्कशन होता है। सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते कि आप ऐसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। हम्म। एक अच्छी बात यह है कि टीम एक्सपेक्टेशन को क्लियरली डिफाइन करती है। इससे प्लानिंग ईजी हो जाती है और अननेसरी प्रेशर या कंफ्यूजन नहीं होता। ट्रेनिंग और प्रोडक्ट नॉलेज सपोर्ट भी टाइम टू टाइम मिलता रहता है, जिससे हम अपनी सेल्स टीम को बेटर इक्विप कर पाते हैं। ओवरऑल एथनिक्स टीम का अप्रोच हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम मार्केट में सही प्रोडक्ट, सही पोजीशनिंग और सही सपोर्ट के साथ काम कर पाते हैं। और ये कॉन्फिडेंस ही है जो लॉन्ग टर्म में एक रिलेशन बिल्डिंग में काम आता है। आपके अंडरस्टैंडिंग में एथनीज डीएक्स का करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसा है और एथनीज डीएक्स को फ्यूचर में क्या कोई न्यू प्रोडक्ट सेगमेंट लॉन्च करना चाहिए? एथनिक्स डीएक्स का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड है। जो अच्छा लगता है वो ये कि कंपनी
क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी और रेलेवेंस पर ज़्यादा फोकस करती है। अगर फ्यूचर की बात करूं तो मुझे लगता है कि रूटीन हाई कंजम्पशन प्रोडक्ट्स, कुछ ऑप्शंस बढ़ाने चाहिए ऐसे प्रोडक्ट्स के, ऐसे प्रोडक्ट्स जो लैब में डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं और जहां कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही अगर कंपनी मिड सेगमेंट लैब्स के लिए कुछ कॉस्ट इफेक्टिव बट रिलायबल सॉल्यूशंस पर काम करे तो मार्केट कवरेज और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। मेरा मानना ये भी है कि नए प्रोडक्ट लॉन्च करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और वेल सपोर्ट के साथ मार्केट में कंसिस्टेंट रख पाएँ। ओके। ओवरऑल डायरेक्शन सही है, बस फ्यूचर में पोर्टफोलियो को मार्केट की प्रैक्टिकल नीड्स के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप एक्सपैंड करना और भी बेनिफिशियल रहेगा। Now, if I talk about trust and connect, every long term partnership trust पर ही चलती है। आपका एथनीज के साथ जो एसोसिएशन है दैट्स क्वाइट लॉन्ग। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी एथनीज के बारे में, वो एक ऐसी क्या चीज़ है जो आपको एथनीज के साथ कनेक्टेड रखती है? मार्केट में काफ़ी कंपनीज़ हैं आज की डेट में जो शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट क्रिएट करती हैं, स्कीम्स लाती हैं, ऑफर्स लाती हैं, क्विक लॉन्चेस करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। एथनिस के केस में प्रोडक्ट, पॉलिसीज़, कम्युनिकेशन तीनों में एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल अप्रोच रही है। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो कमिटमेंट कस्टमर को दे रहे हो, कंपनी उसके पीछे खड़ी हो। ये Correct. ट्रस्ट ही हमें एथनिस के साथ कंटिन्यूसली कनेक्ट रखता है और कॉन्फिडेंशियली मार्केट में रिप्रेजेंट करने का कॉन्फिडेंस देता है। सिमिलर आपका कनेक्ट से रिलेटेड ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, आपके अकॉर्डिंग एथनीज डीएक्स आईवीडी मार्केट के एग्जिस्टिंग कंपनीज के साथ कैसे डिफर करती है? क्या ऐसे पॉइंट्स है जो आपको लगता है एथनीज मार्केट में बेटर स्टैंड करती है कंपैरेटिव टू अदर कॉम्पिटिटर्स? एथनिस को दूसरी कंपनी से जो चीज़ क्लियरली अलग बनाती है वो है उनका लॉन्ग टर्म माइंडसेट। मार्केट में काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ शॉर्ट टर्म नंबर्स पर फोकस करते हैं, जैसे मैंने अभी पहले बोला, क्विक लॉन्चेस, एग्रेसिव प्राइसिंग, हैवी प्रेशर। एथनिस का अप्रोच डिफरेंट रहा है। यहाँ फोकस ज़्यादा प्रोसेस, क्वालिटी और पार्टनर स्टेबिलिटी पर होता है, ना कि सिर्फ इमीडिएट सेल्स पर। और एक डिफरेंस है ओपन कम्युनिकेशन। अगर कोई चैलेंज या मार्केट लेवल इशू है तो डिस्कशन होता है, सॉल्यूशन निकालते हैं, डिसीजन वन साइडेड नहीं होता। इस अप्रोच से डिस्ट्रीब्यूटर को ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं दे रही बल्कि पार्टनरशिप बिल्ड कर रही है। इसी वजह से एथनिस डीएक्स के साथ काम करना ज़्यादा स्टेबल और कंफर्टेबल लगता है एज कम्पेयर टू मैनी अदर ब्रांड्स। अगर आपको एथनीज डीएक्स को रेट करना हो एक स्केल पे 1 to 10 के स्केल पे, तो आप एथनीज को कैसे रेट करते हैं एंड क्यों? ऑनेस्टली मैं एथनिस को आउट ऑफ 10 8.5 की रेटिंग दूंगा। दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी, द टीम सपोर्ट, द सर्विस सपोर्ट, एवरीथिंग। जो 1.5 मैंने कट किया है पॉइंट, वो मैं किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में एक स्कोप हमेशा ओपन रहता है ओके। इम्प्रूवमेंट का। वो इम्प्रूवमेंट किसी भी सेंस में हो सकती है, आइदर इट इज़ योर R&D टीम और इट इज़ योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इट इज़ योर फाइनेंसेस। 8.5 is not a bad number, but yeah, that's a good one. अगर मैं आपके फ्यूचर विजन की बात करूं, सो डायग्नोस्टिक ट्रेडर्स को लेकर आपका फ्यूचर विजन क्या है? आप कहाँ प्लेस करते हैं डायग्नोस्टिक ट्रेडर्स को अपकमिंग 5 ईयर में? आने वाले टाइम में हम डायग्नोस्टिक ट्रेडर्स को सिर्फ वॉल्यूम में नहीं, सिर्फ सेल्स वॉल्यूम में नहीं, बल्कि एक क्वालिटी ऑफ बिजनेस में इम्प्रूव करते हुए देखना चाहते हैं। हम एक और प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल मार्केट डेवलप करना चाहते हैं। हम अपने प्रोसेसेस को और ऑटोमेशन पे शिफ्ट करना चाहते हैं, ओके। और इसी से हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर पाएंगे जहाँ पर ऐसा कल्चर हो कि हमारे कस्टमर्स भी और हमारे सप्लाई पार्टनर्स भी, यानी कि कंपनीज भी, एक ऐसे इकोसिस्टम में काम कर सकें जो सबके लिए सूटेबल हो। अगर मैं आपसे अंडरस्टैंड करना चाहूँ एक लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनर के रूप में, आप एथनीज डीएक्स के साथ कैसा कोलैबोरेशन और सपोर्ट इन फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हैं? एग्जिस्टिंग कोलैबोरेशन भी बहुत अच्छा है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि हम हर साल इससे बेटर ही करें आगे भी। और नियर फ्यूचर में मैं ये चाहूँगा कि कुछ भी लीड्स जो कंपनी के पास हों वो हम म्यूचुअली उसको एग्जीक्यूट करें, या हमारे पास हो हम उसको म्यूचुअली एग्जीक्यूट करें। Now, we have discussed a lot about Athens and future plans. What about, I just want to understand, because आप एक business network में इतने long term से हैं, जो new business partners हैं, जो IVD industries में
डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करना चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग व्हाट आर द 3 मस्ट रूल्स जो उन्हें करना चाहिए? Okay, that's a very good question. मुझे लगता है the first thing is they should study the market. They should take some time to study the market कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, क्या यूज़ कर रहा है और क्यों यूज़ कर रहा है, Okay. और क्या उसका कोई पेन पॉइंट है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है. उसके बाद ही आप उसे कोई अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं. सेकेंड वन आई सजेस्ट कि दे शुड नॉट गो फॉर फास्ट सेल्स. Okay. दे शुड ग्रो स्लोली. दे शुड हैव पेशेंस. क्योंकि सडन ग्रोथ, रातों रात बड़ा बिजनेस बनाने वाला आईवीडी इंडस्ट्री नहीं है. आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. Okay. And I believe third and most important part is you must collaborate with good brands only, trustworthy brands only. Because अगर आपने short term profits के लिए कुछ ऐसे products दे दिए कस्टमर को जो faulty हैं, तो उससे एक आपका भी negative impression create होता है मार्केट में. So always go for trustworthy brands. I totally agree with you and that's a really great suggestions for newcomers because market में एक नए बिजनेस को सोचना और उस आइडिया के साथ एंटर करना और उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना दोनों ही अलग पर्सपेक्टिव है. आई टोटली अग्री विद योर सजेशन. सो अब आपने ये तो बता दिया व्हाट आर द 3 मस्ट डू रूल्स. आप ऐसी क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो उन्हें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए व्हेन दे इनिशियली स्टार्ट देयर बिजनेस? Okay, तो जो नहीं करना वो तो शायद हमें आज भी नहीं पता लगा. बट मेरे हिसाब से हमें 2 चीज़ों से बचना चाहिए. ओवर एक्सपेंशन एंड ओवर क्रेडिट इन द मार्केट. ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं बिकॉज इससे आपके बिजनेस का बैकबोन जो आपके फाइनेंसेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. अगर आप सडनली ग्रो कर रहे हैं तो आपके डेफिनेटली आपके कैपिटल, आपके फंड्स वो अनस्टेबलाइज हो जाएंगे. एंड सिमिलरली अगर आपने ओवर क्रेडिट मार्केट में ऑफर कर दिया तो उससे भी आपको सेम इम्पैक्ट फेस करना पड़ेगा. Yes, maintaining capital is the best thing. I totally agree with you. आज के टाइम में if I understand, distribution market के लिए सबसे important skills क्या है? Sales, service या finance? ऑल ऑफ द स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट, बट इन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ माइंड सेट. Oh, If you have a good mindset, you can hire salesperson, you can hire service person, and you can also hire finance person. But अगर आपका mindset ही ठीक नहीं है, I believe you cannot hire mindset. but still if I want you to place in orders, so what order would you give to this? First of all, a good mindset with strong financial knowledge. Knowledge of your funds, knowledge of your capital, knowledge of your credit in the market. Okay. Sales सीखना बहुत मुश्किल काम नहीं है. सर्विस सीखना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, I believe. करेक्ट. सर्विस इज तो समथिंग इज लाइक आपको अपने कस्टमर को रिटेन करना है. जस्ट गिव गुड सर्विस, दे आर ऑल योर्स. सो फार तो अभी हमने बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन, सजेशंस, एवरीथिंग वी डिड. नाउ विल गो विद रैपिड राउंड. आपको यू हैव 30 seconds टू आंसर ईच. सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज द टॉप 5 एथनीज डीएक्स प्रोडक्ट्स जो आप पिक करना चाहेंगे अपने अकॉर्डिंग फॉर द बेस्ट सेल? Okay, that's a very easy question, I believe. सारे favorite है मेरे. The most favorite is Typhoid. Second one is Triple H Rapid. Then the ELISA range, blood banking range. I'd like to mention this new semi-auto analyzer with LED light. That's a superb product. And lastly, the ELISA reader and washer. That's also good. Oh, I can see how quickly you have counted. It means these are all your favorites. Okay, so next, one word. Athletes DX की quality के evaluation के लिए अगर मैं आपसे एक word जानना चाहूँ. That will be consistent. एक word आपकी health care journey को define करने के लिए. I am still learning. कोई एक ऐसी book, podcast या कोई person जिनसे आप inspired हुए हो? Yes, I oftenly read books, but Okay. I listen to a podcast that is in the name of How I Made This. Okay. That gives me more inspiration because मुझे लगता है कि रियल स्टोरीज ज़्यादा हमें मोटिवेट करती हैं rather than टेक्स्ट बुक्स. Correct. आपके अकॉर्डिंग आज के डायग्नोस्टिक मार्केट का सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या है? Biggest challenge, that is competitive price with high expectation. सो आईवीडी इंडस्ट्री में रिसेंट डेज में एनी बिग चेंज विच यू हैव एक्सपीरियंस? Yes, now the business has shifted from just selling to customer oriented business. हमें problem solving equations बनानी पड़ती हैं कि we are not just suppliers, we are problem solvers. ओके, अंडरस्टूड. यंग जनरेशन के लिए कोई एक मैसेज? Be patient. डिफिकल्ट वन. एक प्रोडक्ट लाइन जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Rapid cards. Oh. इसमें तो सोचना भी नहीं पड़ेगा.
आपकी एक वीकनेस और एक स्ट्रेंथ जो आपको डिफाइन करती हो। ये बताना ज़रूरी है। डेफिनेटली। My strength is my team that I have in back office and front desk, and my weakness. I generally think a lot before saying no to anybody, बट दैट्स अ गुड क्वालिटी, आई फील दैट नॉट इवन अ वीकनेस। but sometimes it becomes a weakness. आपको अगर आईवीरी इंडस्ट्री में एक चीज चेंज करना हो तो क्या होगा वो? I'd like to change the pricing structure. I'd like to bring more transparency among for the pricing amongst the companies and the customers. This will create a more confident market, I believe. That's great. You were really good with the rapid sessions. Okay, before we close, I would like to ask you, अगर आपको distribution community को एक मैसेज देना हो, what it will be? I'd like to suggest all of my business partners, my competitors also, कि जिस भी प्रोडक्ट को हम मार्केट में लाते हैं उसको कॉन्शियसली लाना चाहिए। हम सिर्फ ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स के साथ काम करें, ये हमें एश्योर करना है। अदर देन गोइंग फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, हम लॉन्ग टर्म एसोसिएशंस के लिए जाएं तो इस मार्केट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पेशेंट को और क्लिनिकल डिसीजन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो आई बिलीव हमें अपने एथिक्स को ध्यान में रखते हुए ये सब डिसीजन लेने चाहिए कि हम किस ब्रांड को प्रमोट करेंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी ग्रोथ कंफर्म ही नहीं, सस्टेनेबल भी हो जाती है। लास्ट वन, अगर आप किसी को आपको कनेक्ट इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर आपको बताना हो, लोग आपको किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक ट्रेडर को कहाँ फाइंड कर सकते हैं, हाउ दे कैन वर्चुअली फाइंड योर एग्जिस्टेंस? आज के ज़माने में सब चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। सिमिलरली वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डायग्नोस्टिक ट्रेडर्स के नाम से सर्च कर सकते हैं। Okay. गूगल पे सर्च कर सकते हैं डायग्नोस्टिक ट्रेडर्स के नाम से। हमारी वेबसाइट है, हमारा होम पेज है, वहाँ पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अपने सजेशंस और क्वेरीज दोनों चीज़ें आप हमें भेज सकते हैं। Thank you so much, Mr. Jatin, for sharing your insights with us. We are sure that your story is going to help a lot of new entrepreneurs and the person who is willing to come and start their distribution business. मैं एथनिस टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मैं यहाँ पे एक और मेंशन करना चाहूँगा एथनिस के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अमित तिवारी के बारे में। ही इज़ अ डायनामिक पर्सनैलिटी आई बिलीव। मुझे तो वो बॉर्डर पिक्चर के सनी देओल जैसे लगते हैं, जो क्राइसिस में या टफ सिचुएशंस में अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, उन्हें दोबारा स्टैंड करते हैं और खुद फ्रंट से लीड करते हैं। तो ऐसे लीडर्स के साथ काम करने से हमें भी कॉन्फिडेंस आता है और क्लैरिटी मिलती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी एक राइट डायरेक्शन में जा रही है। अदरवाइज थैंक यू अंकिता, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर। Thank you so much, sir. At Athletes DX हम ट्रूली ये मानते हैं कि आपकी ग्रोथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी जर्नी बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को इंस्पायर करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द Athletes DX बिजनेस पार्टनर्स पॉडकास्ट। वी लुक फॉरवर्ड टू ग्रोइंग टुगेदर। थैंक यू सो मच।